हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने बायोलॉजी प्रैक्टिकल से कौन कौन से प्रश्नों को तैयार करना है और अनमूनन एग्जामिनर आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि बस ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन के अंदर में आपके प्रैक्टिकल होने अनिवार्य है। प्रैक्टिकल की डेट आने वाली है और बच्चों के मन में ये संशय हमेशा चलता रहता है कि वाइवा लेने जो एग्जामिनर आएगा वो उनसे कैसा प्रश्न पूछेगा और क्या हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन को लेकर के। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जो कि आप जब अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाए होंगे तो उसका पहला प्रश्न होगा। उस पूरे जो है प्रयोग को आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न है आपका पहला वाला, जो है पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना, ये आपका प्रयोग संख्या 1 होती है आपके प्रैक्टिकल फाइल की। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूँ। अगर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी भी देख रहे होंगे तो वो भी इस चीज़ को जो है नोटिस करते चलेंगे, ठीक है। और हाँ, बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं और साथ ही साथ जो है इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है और किस प्रकार से प्रैक्टिकल कॉपी लिखी जाती है इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो सभी अनमूनन सभी टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाता चल रहा हूं। आज का मेरा वीडियो जो है काफ़ी शानदार है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में हमसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और लाने वाला हूं जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि एग्जामिनर किस प्रकार से एग्जामिनर के सामने आपको खड़े होना है, किस प्रकार से एग्जामिनर से बात करना है और किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा और उसके आपको कैसे जवाब देने हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि एग्जामिनर हमसे कौन कौन से सवाल पूछ सकता है और उसका जवाब हमें कैसे देना है। पहली बात तो ये तो हम जो है अभी तो आपको जो है इसको रिटर्न ले लीजिए, उसके बाद हम आपको वाइवा के भी एक जो है वीडियो लेकर जल्द ही आएंगे। और हाँ, ये तो डिपेंड करता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पर कि आप वाइवा किस प्रकार से होता है, क्या ये वीडियो चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपके कमेंट और आपकी लाइक पर डिपेंड करता है कि हम जो है वीडियो को लेकर आएँ या ना आएँ। चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए और आपको लेकर चलते हैं, अब दिखाते हैं कि एग्जामिनर आपकी फाइल से ही कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है और आपको उन प्रश्नों के जवाब क्या देने हैं। तो पहला प्रयोग आपके प्रैक्टिकल फाइल में है, पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। जी हाँ, पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। तो पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना जो है, इससे आपसे इस प्रैक्टिकल से कैसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो है लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा परागकण क्या है। परागकण क्या है तो आप उत्तर देंगे, परागकण प्रथम नर युग्मकोद्भिद कोशिका होती है। परागकण प्रथम नर युग्मकोद्भिद कोशिका होती है। हाँ, और पूछेगा परागकण की परागनाल में कितने नर युग्मक होते हैं। ये आप जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ चुके होंगे कि परागकण की परागनाल में कितने युग्मक होते हैं। तो 2 नर युग्मक होते हैं। कितने? 2 नर युग्मक होते हैं। मैंने बखूबी पढ़ाया है कि एक नर युग्मक जा करके जो है अंड कोशिका से और दूसरा जो ध्रुवीय कोशिका से जाके डिफ्यूज हो जाता है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें। उसके बाद आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनेलोलॉजी किसे कहते हैं या पेनेलोलॉजी क्या होता है। तो कहोगे परागकण के अध्ययन को ही पेलेनोलॉजी कहते हैं। परागकण के अध्ययन को ही पेनेलोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए। यही प्रश्न अनमूनन आपके वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं और ये 98% पूछे जा सकते हैं। 2% के आसपास जो आप चार्ट फाइल ले जाते ना, उस चार्ट ले जाते उसमें से पूछा जा सकता है। मगर फाइल से अगर एग्जामिनर कुछ पूछेगा तो ये क्वेश्चन यहीं से 100% निकल कर आएंगे। इस बात को 101% नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। परागकण का भीतरी स्तर अंतःचोल किस रसायन का बना होता है।
परागकण का भीतरी स्तर अंतःचोल किस रसायन का बना होता है? जो भीतरी स्तर होता है परागकण का अंतःचोल वो किस रसायन का बना होता है, इस प्रकार से पूछेगा तो आप कहिएगा पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। सर किसका बना होता है? पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। उसके बाद है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? तो कहेंगे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो होती है लघु बीजाणु या पराग नर युग्मकोद्भिद होती है। ठीक है, लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो है नर युग्मकोद्भिद कोशिका कहलाती है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है किस भित्तीय स्तर में पैक्टोसेलुलोज पाया जाता है? किस भित्तीय स्तर में पैक्टोसेलुलोज पाया जाता है? तो उसका आंसर है परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल तथा पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है ना। परागकण की आंतरिक भित्ति तथा अंतःचोल किसकी बनी होती है? यहाँ पे पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और जो आगे आपका जो क्वेश्चन आता है ये तो आपका इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन मैंने उठाए थे। एग्जामिनर आपसे इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, जैसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि पुष्प के नर तथा मादा जननांगों को डिफरेंट कीजिए, अलग कीजिए, कौन कौन से पुष्प के नर पार्ट होते हैं और कौन कौन से मादा पार्ट होते हैं। तो आप उस वहाँ पे बताएंगे जो परागकण होता है, जो परागकोश में परागकण होता है वो नर भाग होता है, जबकि उसके अतिरिक्त जो है वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय क्या होते हैं पुष्प के मादा भाग के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें आप जो है इस चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जितने क्वेश्चन मैंने बताया उसको नोट कर लीजिए, उसको जो है याद कर जाइए। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके सारे टॉपिक को नोट करके उसको याद कर जाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने प्रैक्टिकल संख्या 2 पढ़ाया है, मृदा का पीएच मान ज्ञात करना। मृदा का पीएच मान ज्ञात करना। अब इस मृदा के पीएच मान ज्ञात करने से आपसे कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं मृदा वाले चैप्टर से, या फिर मृदा की बनावट भी इसमें आ जाती है। दोनों चैप्टर एक ही साथ आ जाते हैं, तो मृदा की बनावट और मृदा के पीएच मान ये दोनों चैप्टर जो है एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों से सामूहिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मृदा का पीएच मान ज्ञात करना है, मृदा की बनावट कैसी होती है, इससे पूछते हैं। तो पहला, कणों के आकार के आधार पर कौन सी मृदा सबसे महीन होती है? जो कणों के जो उनकी मृदा की जो बनावट होती है, मैंने कहा ना बनावट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे और मृदा से भी होंगे। ठीक है, तो कणों की बनावट के आधार पर कौन सी मृदा सबसे महीन होती है? तो इसका जवाब देंगे चिकनी मृदा, चिकनी मिट्टी या चिकनी मृदा जो भी है, चिकनी मिट्टी जो है या चिकनी मृदा कणों के आकार के आधार पर सबसे महीन होती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, बलुई मृदा में कणों का आकार का अनुपात क्या होता है? तो बलुई मृदा में जो है कणों के आकार का अनुपात जो होता है वो 85% तो बालू होता है और 50% सिल्ट या फिर मृत्तिका होता है। ठीक ना, 85% बालू होता है और जो है 15% सिल्ट या मृत्तिका होता है। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा होने का क्या कारण है? यानी हमारी मृदा क्षारीय क्यों हो जाती? मैंने कहा ना इसमें आपका पीएच मान वगैरह, अम्ल क्षार, क्षारकता सब कुछ आ जाएगा। तो क्षारीय मृदा होने का क्या कारण है? मृदा में सोडियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ही मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। जब मृदा में मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की उपस्थिति हो जाती है ना, तो हमारी मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, धैर्य मत खोइएगा और सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। एकदम सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही आसान लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो सब कुछ नोट करते चलिए। और हाँ, मैंने कहा ना समझाते समय वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको सब कुछ याद करते चलना है। बजरी में कणों का आकार क्या होता है? बजरी में कणों का आकार जो बजरी होती है 2.00 mm से अधिक होता है बजरी के कणों का आकार। पादपों में मृदा का कौन सा जल ग्रहण होता है? पादपों में मृदा का कौन सा जल ग्रहण होता है? तो कोशिका से जल ग्रहण होता है। कहाँ पर? पादपों में। ठीक है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मृदा में पाई जाती है? यानी कौन सी मृदा है जो सबसे अधिक पानी को सोख सकती है? तो वो है दोमट मिट्टी या दोमट मृदा। ठीक है ना। आगे होलार्ड तथा केसार्ड क्या है?
होलार्ड तथा केसार्ड क्या है? तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा होलार्ड कहलाती है तथा मृदा से पादपों द्वारा अवशोषित की गई मात्रा को केसार्ड कहते हैं। जो भी मृदा में जल की मात्रा होती है उसे होलार्ड कहते हैं, और जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं ना मृदा से, उसे क्या कहते हैं? केसार्ड कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस किस प्रकार की जल धारा को क्षमता को प्रभावित करता है? ह्यूमस किस प्रकार की जल धारण क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो मानव पदार्थों की मात्रा अधिक होने के कारण जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब कार्बनिक पदार्थों की जब अधिकता हो जाएगी ना मिट्टी में, तो उसकी जल धारण क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे है मृदा की सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह को मृदा की सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह को क्या कहते हैं? तो मृदा की सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह को कहते हो ह्यूमस। क्या कहते हैं दोस्त? ह्यूमस कहा जाता है सबसे ऊपरी उपजाऊ सतह को। सबसे कम जलग्राही क्षमता की मृदा कौन सी होती है? यानी वह कौन सी मृदा है जिसमें जल धारण करने की क्षमता, जल को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है? वो है बलुई मृदा। कौन सी? बलुई मृदा। कुछ समय तक तो सोखेगी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो सबसे कम जल धारण की क्षमता बलुई मिट्टी में होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तालाब एवं झील से इकट्ठा किए गए जल संपन्न तथा निलंबन या शुद्धता का अध्ययन करना। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 होगा। और एक प्रैक्टिकल नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 4 भी सामूहिक रूप से दोनों एक साथ आ जाते हैं। चौथा है कि विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल के सैंपल में उपस्थित जीवों का अध्ययन करना। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन के प्रश्न आपके एक ही साथ बनेंगे। ठीक है ना? तो इससे कौन से प्रश्न बनने हैं? तालाब एवं झील से इकट्ठा किए गए जल में सैंपल निलंबन या शुद्धता का अध्ययन करना, ये पहला प्रैक्टिकल आपका है। यानी कहने का मतलब तीसरा प्रैक्टिकल, और इसमें इस श्रेणी में पहला प्रैक्टिकल है। और इसका दूसरा जो है विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल में सैंपल में उपस्थित विभिन्न जीवों का अध्ययन करना, ये दूसरा वाला है। मतलब यहाँ पॉइंट में तो 4 है, लेकिन यहाँ से दूसरा वाला ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब देखते हैं इससे कैसा प्रश्न पूछता है जी। इससे प्रश्न कैसा पूछता है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिनके जवाब आपको आ रहे हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्त, और कोशिश करता हूँ कि सभी के कमेंट का पूरा जवाब दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो आपके प्रैक्टिकल थे। तालाब एवं झील से इकट्ठा किए गए जल में सैंपल से निलंबन या शुद्धता का अध्ययन करना, ये आपका प्रैक्टिकल अपनी फाइल में खोज लीजिएगा। और दूसरा जो है ये प्रैक्टिकल अपनी फाइल में खोज लीजिएगा, विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किए गए जल के सैंपल में उपस्थित जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिकल जो है आप अपनी फाइल में खोजिएगा, और उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनके उत्तर मैं आपको बताता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न वाइवा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो वाइवा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे और जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्त, शुद्ध जल वो 7 से 8 के आसपास, 7 से 8 तक होता है। ठीक है, 7 से 8 तक होता है। जलाशय का जल सुपोषी कैसे हो जाता है? जलाशय का जल सुपोषी कैसे हो जाता है? तो जलाशय का जल सुपोषी की इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें उर्वरक, डिटर्जेंट आदि मिलने के कारण। यानी कहने का तात्पर्य है कि सुपोषी यहाँ का मतलब होता है कि हमारे जलाशय का जल प्रदूषित कैसे हो जाता है, कैसे जहरीला हो जाता है। इसमें उर्वरक मिल जाते हैं, इसमें डिटर्जेंट मिल जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है? जहरीला भी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी पर पीने योग्य जल की मात्रा बताइए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो एग्जामिनर अक्सर पूछ देते हैं। बताइए कि हमारे पृथ्वी पे इतना पानी है तो क्या ये सारे पानी हम पी सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, पृथ्वी पे पीने लायक केवल 1% पानी, शेष 2% ध्रुव बर्फ के रूप में संचित है। यानी कुल गिना जाता है 3%, लेकिन 2% तो ध्रुवों में बर्फ के रूप में क्या है? संचित है। तो पीने योग्य बचा केवल 1% पानी, और उसी 1% जल को हम क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। ठीक है, इसलिए जल बचाना हमारा कर्तव्य है। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर स्वच्छ जल का जो है 3% है, 2% ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है और 1% पीने योग्य भाग है। ठीक है, इस तरह से आप जवाब देते चलेंगे। और हाँ, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एग्जामिनर भी इंसान होता है, मैं आपको बता दूं।
क्षारीय जल में किन आयनों की सांद्रता अधिक होती है? क्षारीय जल में किन सांद्रताओं की क्षारीय जल में किन आयनों की सांद्रता अधिक होती है? तो इसमें होती है हाइड्रॉक्सिल OH आयनों की सांद्रता। मैं आपको अगली वीडियो जब लेकर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से एग्जामिनर के सामने खड़ा होना, कैसे उससे बात करनी है और किस प्रकार से आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, और बिल्कुल किस प्रकार से आप फ्रिक्वेंटली अपना जो है 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको इस वीडियो में कमेंट करना होगा कि वो वीडियो जो प्रैक्टिकली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ओरली कैसे प्रश्न पूछेगा, लेकिन उस समय मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 2-3 एग्जामिनर बैठे होंगे, उनके सामने बच्चे प्रैक्टिकल देंगे। ये सारी क्रियाकलाप मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल में पाए जाने वाले कणकीय पदार्थ में क्या होता है? तो जल में पाए जाने वाले जो कणकीय पदार्थ होते हैं ना, उसमें सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थ और मृदा के कण आदि पाए जाते हैं ना। सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थ और मृदा के कण पाए जाते हैं किसमें? जल में। और जिस जल में शैवाल तीव्र वृद्धि होती है वहाँ पर वहाँ पर जीव जंतुओं के मरने का क्या कारण होता है? जहाँ पर शैवाल तेजी से उगने लगेंगे ना, वृद्धि होती, वहाँ पर जीव जंतुओं के मरने के क्या कारण होते हैं? जहाँ पे शैवाल तेजी से उगने लगते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जो शैवाल होते हैं ना, वो आकर के पानी की ऊपरी सतह को ढक लेते हैं, जिसके कारण जो है जल में ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश आदि प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और इससे कारण इसके नीचे रहने वाले जलीय जीव तेज़ी से मरना शुरू हो जाते हैं। वहाँ BOD की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाँ, BOD का पूरा नाम क्या है? BOD का पूरा नाम है सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसे जैविक ऑक्सीजन की मांग या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। किसी जल की BOD का अधिक होना क्या दर्शाता है? किसी जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना क्या दर्शाता है? तो उस जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक है, अतः यह जल जो है कैसा हो चुका है? प्रदूषित जल है। जब BOD वहाँ पे ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा होने लगी कि जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मांग कब होती है? जब कमी हो जाती है। तो वहाँ ऑक्सीजन की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है। तो इसलिए जो है करा कि उस जल में सूक्ष्मजीवों की संख्या अधिक होती है, अतः जल कैसा हो जाता है? यह जल प्रदूषित जल है। ठीक है, उसके बाद है सुपोषी जल किसे कहते हैं? सुपोषी जल किसे कहते हैं? तो जल में उच्च मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जल को सुपोषी बनाते हैं। इस जल में शैवालों की तीव्रता हो जाती है, और शैवालों की तीव्रता हो जाती है ना, तो शैवालों की तीव्रता होने से जो है, ऐसा तो है कि जीवों को थोड़ा सा राहत जरूर मिलती है, लेकिन अगर और ज़्यादा हो गए शैवाल तो फिर ये मैंने कहा ना, जल की ऊपरी सतह को ढक लेते हैं, और जल की ऊपरी सतह को ढकने के बाद जो है फिर जो है जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अतः जीव मरना शुरू कर देते हैं। चलिए, यहाँ से आपकी स्लाइड शुरू हो जाती है। अस्थायी स्लाइड आप कहिए। प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड तैयार करके समसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना। प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड तैयार करके समसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना। ये वाला प्रैक्टिकल आप अपनी फाइल में खोल सकते हैं। प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड तैयार करके समसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन करना। तो चलिए, प्याज के मूलाग्र का अस्थायी स्लाइड से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इस प्रयोग से, ये प्रैक्टिकल आप अपनी फाइल में खोल लीजिए और देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न जो है आते हैं। हम उन सब प्रश्नों के जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे आ चुका है। पहला है मौखिक वाइवा का जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? ये तो आना ही था, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। हाँ, सेल डिवीजन क्या होता है? जनक कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई 2 या 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, इस क्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो समसूत्री विभाजन जो होता है, जब मातृ कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा बनी पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
समान हो तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। जब मातृ कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा बनी पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब मातृ कोशिका के समान ही क्या हो, पुत्री कोशिकाएं हो, तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिका, पुत्री मतलब होता है डॉटर सेल ना, की संख्या कितनी होती है, तो समसूत्री विभाजन में जो है 2 पुत्री कोशिकाएं बनती, क्योंकि इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये कोशिका 2 कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 2 नई कोशिकाएं बनाती है, इस कारण से इसे हम 2 पुत्री कोशिकाएं इसमें होती। इस तरह से आप जवाब देते जाएंगे फ्रिक्वेंटली, जरा भी रुकना नहीं है, ठीक है। आगे जो है अब से क्वेश्चन हो सकता है, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के लक्षण लिखिए। समसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था के लक्षण बताइए भाई। तो समसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था के लक्षण क्या होंगे। नंबर 1, गुणसूत्र का संघनित होकर के स्पष्ट दिखना। गुणसूत्र का संघनित होकर के स्पष्ट दिखना, यानी कब आप कैसे पता करेंगे कि कब जो है क्या होने वाला है, सेल डिवीजन होने वाला है। दूसरा जो है केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का विलुप्त होना। तीसरा है मध्यावस्था की पहचान या लक्षण का दूसरा है, पहला है गुणसूत्र का संघनित होकर स्पष्ट दिखना, पहला वाला है, और दूसरा है केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का विलुप्त हो जाना, ठीक है ना। ये 2 लक्षण हैं किसके, समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के, यानी उससे पहले कि जब कोई कोशिका विभक्त होने वाली होती है उससे पहले कि ये क्या है, लक्षण है, ठीक है। आगे बढ़े। गुणसूत्र का मध्य रेखा का एकत्रित होना, जैसे मध्यावस्था की पहचान और लक्षण क्या होते हैं, तो गुणसूत्रों का मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाना ही क्या है, मध्यावस्था की पहचान का लक्षण है ना। आगे बढ़ते हैं, पश्चावस्था का लक्षण लिखिए। तो पश्चावस्था का लक्षण ये है, गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना ही क्या है, पश्चावस्था के लक्षण। ये सारी चीज़ें, मध्यावस्था, पश्चावस्था, ये सारे अवस्थाएं आप अपने जो है फाइल में लिख चुके हैं, आप वहां से खोल कर पढ़ सकते हैं। मगर जो प्रश्न थे इनसे बनने वाले वो प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ हम जो है एक और स्लाइड तैयार करेंगे, और वो स्लाइड होगी, उपलब्ध पादप सामग्री जैसे मटर, पालक, प्याज आदि से डीएनए को पृथक करना, डीएनए को पृथक करना। आइए इससे देखते हैं कितने प्रश्न पूछ सकता है। इससे प्रश्न जो पूछ सकता है वाइवा में वो ये है कि डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा का नाम लिखिए। डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा, ऐसी शर्करा जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट अणुओं की संख्या कितनी हो, ग्लूकोज अणुओं की संख्या 5, उसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज के अणुओं की संख्या 5 हो तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसे हम डीएनए कहते हैं, यही जो है डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक शर्करा, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा। आगे बढ़े। आगे जो हमें बढ़ना है, डीएनए की पंचकार्बनीय शर्कराओं के सूत्र तथा उनके नाम लिखिए। तो ये आपको एक एग्जामिनर एक कॉपी और एक पेन दे सकता है और कह सकता है कि इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक सूत्र है, कोई रासायनिक स्ट्रक्चर है ना, संरचना, उसको बना दीजिए तो फटाक से। तो आपको यही वाली संरचना जो है फटाफट खींच देनी है वहाँ कॉपी में, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का रासायनिक सूत्र है, डीएनए का जो है संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, जिस प्रकार से आप कहिए ये डीएनए का सूत्र है। इसको आप तैयार कर लीजिए, और जैसे ही एग्जामिनर आपसे कहेगा क्या इसमें से कोई डीएनए का संरचना सूत्र लिख सकता है, तो आप फटाक से लिख देंगे और आपका इंप्रेशन भी अच्छा जम जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक पूछा है तो हमारी कोशिकाओं में बी टाइप्स ऑफ डीएनए होता है, और भी जीवों में और जेड टाइप्स ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। बी टाइप डीएनए दक्षिणावर्त, जबकि जेड टाइप ऑफ डीएनए वामावर्त कुंडलित होते हैं, यानी जो इनका कुंडलन होता है, बी टाइप ऑफ डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है और जेड टाइप ऑफ डीएनए वामावर्त। आगे करा कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले प्यूरिन के नाम लिखिए, यानी हमारे डीएनए में कितने प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो एडेनिन तथा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स मिलने से प्यूरिन बनता है, प्यूरिन है ना।
और आपसे पूछेगा कि हमारे डीएनए की खोजकर्ता कौन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। डीएनए के खोजकर्ता दोस्त फ्रीडरिक मिस्चर ने डीएनए की खोज की थी। और आपसे पूछ सकता है कि डीएनए का सबसे सरल और सबसे व्यवस्थित मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। और आपसे प्रश्न बन सकता है डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो कहिएगा 4 प्रकार के। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। डीएनए क्या है, तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। आइए आगे हम आ जाते हैं स्पॉटिंग पर। तो स्पॉटिंग पे चलते हैं और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विभिन्न कारकों के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन। आप वो वाला अपनी फाइल में चैप्टर खोल लीजिए, वो जहाँ पे आपने वायु परागण, कीट परागण, ठीक है, ये सारी चीज़ें परागण, ये सारी चीज़ें जो आपने साल्विया में कीट परागण, इस प्रकार की चीज़ें जहाँ आपने अपनी फाइल में लिखा है, मक्का में वायु परागण, और जैसे कि आप परागण के माध्यम आप जल परागण, वायु परागण, कीट परागण सब पढ़े हैं कि नहीं, वहाँ से ये टॉपिक निकल कर आ रहा है और वहाँ से ये प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते इसमें क्या क्या है। तो मक्का में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो मक्का में जो परागण पाया उसे वायु परागण कहते हैं। कौन सा परागण कहते हैं दोस्त, वायु परागण। मक्का में पाया जाने वाला परागण है वायु परागण। आगे बढ़ते हैं। मक्का में निचली लंबी रोमिल संरचनाएं की क्या होती हैं, तो जो रेशे के समान मक्का में लटकी हुई संरचनाएं होती हैं ना, जिसे छूने के बाद बहुत मुलायम लगती हैं अगर कच्चा मक्का हो, तो उसे कहते हैं मादा पुष्प की वर्तिकाएं होती हैं। वो मादा पुष्प की क्या होती हैं, वर्तिकाएं होती हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मक्का के पुष्प में मादा पुष्पक्रम कहाँ लगे होते हैं, तो पर्ण के कक्ष में। पर्ण मतलब पत्तियों के कक्ष में लगे होते हैं मादा पुष्पक्रम। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कहता है कि मक्का के पराग कोशों की क्या विशेषता है, तो मक्का के पराग कोशों की विशेषता होती है कि ये बड़े व मुक्त दली होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े व मुक्त दली होते हैं। मक्का आपका एक बीजपत्री पौधा है, ये भी आप जान लीजिए। मक्का में नर पुष्प कहाँ उपस्थित होते हैं, तो मक्का में नर पुष्प जो होते हैं वो शीर्ष पर सबसे ऊपर जो होते हैं वो मक्का में नर पुष्प उपस्थित होते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण कई बार जो है स्वपरागण का परागण के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है। आप जो है स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसमें सारी वीडियो, एक से एक वीडियो आपको, टोटल वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। लगभग 300-350 वीडियो मैंने अपलोड की है और सारे आप अगर सभी वीडियो आपने जो है बड़े ही ध्यान से अपने अपने टॉपिक के वीडियो खोज कर पढ़िए। सभी वीडियो आपके लायक है भी और नहीं भी, लेकिन आपके लायक कितनी वीडियो है कि आपको परीक्षा में टॉप करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, एक पुष्प के परागकणों को जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। एक ही पादप पे सभी पुष्प होने चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, पर परागण किन किन साधनों से उत्पन्न होता है, पर परागण किसके द्वारा होता है, वायु परागण आपने पढ़ा होगा, जल परागण पढ़ा होगा, जंतु परागण। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पर परागण किन किन साधनों द्वारा उत्पन्न होता है, तो आप कहिएगा पर परागण जो है विभिन्न साधनों द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें से 3 मुख्य साधन है। पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण, तीसरा है जंतु परागण। ठीक है, आइए आगे करा कि वायु परागित किन्हीं अन्य 2 पुष्पों के नाम बताए। अन्य 2 पुष्पों के नाम, तो वायु से द्वारा किनका परागण होता है, पहले धान का होता है और दूसरा गेहूं का होता है। जो हमारी फसलें हैं रबी और खरीफ की जो फसलें हैं धान और गेहूँ, उनका जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो वायु के द्वारा होता है। साल्विया में कीट परागण आपका एक प्रैक्टिकल भी है। साल्विया के पुष्प कैसे होते हैं, तो आकर्षक होते हैं, बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, साल्विया में कीट या मधुमक्खियों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। इसका चित्र भी आपने अपनी फाइल में बनाया होगा और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका भी हमने करवा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ स्लाइड फिर आ गई। अस्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टुला की प्रमुख अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। यानी स्तनधारी की ब्लास्टुला का क्या करना है,
अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इससे जो प्रश्न आते हैं वो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला है, कोरक अवस्था में कितनी कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, अवस्थित होती हैं। कोरक अवस्था में कितनी कोशिकीय अवस्था, ये कोरक अवस्था जो होती है कितनी कोशिकीय अवस्था होती है। तो कोरक अवस्था जो है 32 अथवा 64 कोशिकीय अवस्था होती है। कोरक अवस्था में 32 अथवा 64 कोशिकीय अवस्था होती है। जब भ्रूण का निर्माण होता है तब की अवस्था में 32 से 64 कोशिकीय अवस्था होती है। कोरक गुहा का निर्माण किन कोशिकाओं के मध्य होता है। तो जिन कोशिकाओं के मध्य होता है उन कोशिकाओं का नाम है माइक्रोमियर तथा मेगामियर कोशिकाओं के मध्य जो है क्या होता है, कोरक गुहा में कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है, भ्रूण की परिवर्तनशील ठोस कोशिकीय अवस्था का नाम बताइए। तो भ्रूण की परिवर्तनशील ठोस कोशिकीय अवस्था का नाम है मोरूला अवस्था। कौन सी अवस्था? मोरूला अवस्था जो है अवस्था का नाम है। आगे जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि पोष कोरक निर्माण कोरक से किस प्रकार, पोष कोरक का निर्माण कोरक के किस भाग से होता है। तो पोष कोरक का निर्माण कोरक के बाह्य कोशिकीय स्तर से होता है। पोष कोरक के बाह्य कोशिकीय स्तर से जो है पोष कोरक के का निर्माण होता है। किसके कारण? ऐसे क्वेश्चन होगा, पोष कोरक का निर्माण कोरक के किस भाग से होता है, तो आप कहेंगे पोष कोरक के बाह्य कोशिकीय स्तर से होता है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि कोरक से पूर्व की भ्रूणीय अवस्था का नाम क्या है। कोरक से पूर्व भ्रूणीय अवस्था का नाम क्या है। तो कोरक से पूर्ण भ्रूणीय अवस्था का नाम है मोरूला। क्या नाम है? मोरूला नाम है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिकल आ गया, इसमें आपको कई चीज़ें पढ़ना है, जैसे वर्णांधता पढ़ना है, हीमोफीलिया पढ़ना है, कई तरह की वंशागत चार्टों को आपको पढ़ना है कि विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों की वंशावली चार्टों का अध्ययन करना। ठीक है ना, तो जो भी रोग आनुवांशिक ना उनके बारे में इनमें आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए करा कि इसमें क्या क्या आपको मैंने कहा ना, इसमें आपको वर्णांधता और हीमोफीलिया इस जैसे कई रोगों का अध्ययन करना जो आनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इस प्रकार से क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस हो गया है। हाँ, यहाँ से हम आगे थे, तो चलिए चलते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वंशावली चार्टों का अध्ययन करना, यही ना था। तो चलिए आगे बढ़ते। इसमें कह रहा है कि हाँ ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो दैहिक प्रभावी लक्षणों का उदाहरण दीजिए। तो किन्हीं दो दैहिक प्रभावी लक्षणों का जो उदाहरण है वो पहला है स्वतंत्र कर्णपाली और दूसरा है विडोज पीक। स्वतंत्र कर्णपाली और विडोज पीक जो है दैहिक प्रभावी लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़े। वर्णांधता किस प्रकार का लक्षण है। वर्णांधता किस प्रकार का लक्षण है। वर्णांधता जो हमारा है, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, किस प्रकार का लक्षण है। तो वर्णांधता जो है एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। वर्णांधता एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। अब है वंशावली चार्ट में वाहक मादा को किस प्रकार चिन्हित करते हैं। तो वंशावली चार्ट में वाहक मादा संतति को आधे भरे हुए वृत्त से दर्शाते, जैसा यहाँ पे चित्र में बना हुआ। ठीक ना, वंशावली चार्ट में वाहक मादा को आधे भरे हुए वृत्त के रूप में दर्शाते, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्णांधता कितने प्रकार की होती है। तो वर्णांधता 3 प्रकार की होती है। लाल वर्णांधता होती है, हरी वर्णांधता होती है और नीली वर्णांधता होती है। इन सभी कलर को पहचानने में जो है हमारा सब्जेक्ट जो है क्या कर सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है उसे। इस कारण से हम इसे कह सकते हैं वर्णांधता 3 प्रकार की होती है। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होती है। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति बहुविकल्पता को दर्शाती है। कहने का मतलब है ये हीमोफीलिया से रोग है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होती है। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति बहुविकल्पिता दर्शाती है ना, कि कई। अगला जो प्रैक्टिकल हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ मैंने 16 डाला, लेकिन आप में कुछ भी और डाला होगा, कि अस्थायी स्लाइड प्रतिरूपों की सहायता से स्कैरिस है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम
उनके रंग, वर्ग तथा उनसे होने वाले रोगों को की पहचान करना, उनके उपचार को भी क्या करना, बताना है। तो ये भी आपने जो है लिखा होगा, जहाँ पे आपने लिखा होगा प्लाज्मोडियम, स्कैरिस और स्कैरिस, हाँ स्कैरिस भी है, और एंटमीबा, ये सारी चीज़ें जहाँ आपने अपनी फाइल में लिखा है, इनसे होने वाले रोग, उसके बारे में हम बात करें तो फाइल में वो पार्ट खोल लीजिए, ठीक है। उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन 1 है, एंटमीबा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो एंटमीबा जो है पेचिस या डायसेंट्री, हाँ अमीबी या डायसेंट्री या पेचिस रोग उत्पन्न कर देता है। कौन? एंटमीबा। एंटमीबा अमीबी या पेचिस या डायसेंट्री रोग उत्पन्न करता है। दूसरा है, पेचिस का प्रसार कैसे होता है? तो प्रदूषित जल व भोजन का उपयोग करने से जो है पेचिस रोग का प्रसार होता है। आगे है, मलेरिया में किसके मुक्त होने से ज्वर आता है? मलेरिया में किसके मुक्त होने से ज्वर आता है? तो जो हीमोजोइन के कण के कारण जो कि संक्रमित लाल रुधिराणु से निष्कासित होते ना, उनके मुक्त होने से क्या होता है? ज्वर आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि स्कैरियोसिस रोग के लक्षण क्या होते हैं? पेट में दर्द होता है, आंत में जलन होती है, आंत शोथ हो जाता है, और साथ ही साथ जो है शरीर में दुर्बलता का एहसास होता है स्कैरियोसिस रोग में, ठीक है। आगे बढ़ें। द्विपोषदिक जीवन चक्र किस परजीवी में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, क्योंकि यह आधा जीवन चक्र मच्छरों में, तो आधा जो है आधा मानव में पूरा करता है, इसलिए द्विपोषदीय जीवन चक्र किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। मच्छर के पेट में रहता है, जब मच्छर इंसान को काटता है तो उसके ब्लड में पहुंच जाता है, तो आधा जीवन तो यह व्यतीत करता है मनुष्यों के आमाशय में, आधा जो है मच्छरों के आमाशय में, इसलिए जो है प्लाज्मोडियम क्या करता है? द्विपोषदीय जीवन चक्र बिताता है। जल द्वारा संक्रमित एक रोग का नाम बताइए। जल के संक्रमित होने से एक रोग का नाम बताइए। तो है अमीबियोसिस, यानी अमीबियोसिस मतलब होता है अमीबियता ना, जिसको हम कहते हैं डायसेंट्री भी बोल सकते हैं या अमीबिया पेचिस भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि प्लाज्मोडियम की एरिथ्रोसाइटिक अवस्था मानव की किस कोशिका में संपन्न होती है? तो प्लाज्मोडियम की एरिथ्रोसाइटिक अवस्था मानव की किस कोशिका में संपन्न होती है? तो प्लाज्मोडियम की एरिथ्रोसाइटिक अवस्था मानव की जो है लाल रुधिर कणिका में उपस्थित होती है। चिनोपोडियम का तेल किस रोग के उपचार में काम आता है? तो दोस्त, चिनोपोडियम का जो तेल है वो स्कैरिस रोग जो होता है, स्कैरियोसिस जो रोग हो जाता है, जो बच्चों में केचुआ पड़ जाता है ना पेट में, छोटे बच्चों में, उसके उपचार में ये काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रश्नों को मैंने उठाया था, जिन प्रश्नों के जवाब आपको बताने थे, और उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और या फिर आप इन वीडियो को रोककर सभी को लिख सकते हैं। और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने जो है छोटे से सेशन में जो है कई प्रश्नों को मैंने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। हाँ, एक और बात है कि सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन नॉलेज के लिए कुछ भी चलता है, ठीक है ना। इसलिए आप जो है सारी चीज़ों को तैयार करिए, और तैयार करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वाइवा कैसे होता है, उसकी वीडियो आपको चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर व्यूज़ और लाइक आएंगे तो मैं अगली वीडियो बनाने की ज़रूर जो है कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों, और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, उसमें आपको बताना ये है कि आपको चार्ट भी तैयार करना है, चार्ट। और जिन चार्ट जो होगा वो आपको कई टॉपिकों पर आप तैयार कर सकते हैं, जैसे आप मानव हृदय पर तैयार कर सकते हैं, पुष्प की संरचना पर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप जो है मानव यकृत पर तैयार कर सकते हैं। इस तरह के मानव श्वसन तंत्र, मानव जनन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर आप अपने चार्ट, जिस प्रकार से एग्जामिनर साहब लेकर बैठे हुए हैं चार्ट, इस प्रकार से आपको चार्ट भी जो है क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। और बायोलॉजी के इतने फिगर आपको बनाने हैं। और देखिए, ये बच्ची प्रैक्टिकल दे रही, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको भी एग्जामिनर के प्रश्नों का सामना करना है, ठीक है दोस्त। और
चार्ट, और जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट भी तैयार करते हैं कुछ बिंदुओं पर, जैसे किसी ने एड्स पर स्पेशली तैयार कर लिया, एड्स रोग पर, तो किसी ने कैंसर रोग पर स्पेशली तैयार कर लिया। इस प्रकार से कुछ प्रोजेक्ट भी तैयार होते हैं, कुछ चार्ट भी तैयार होते हैं। दोनों में से आप कुछ भी तैयार किए हो तो डोंट वरी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपसे प्रश्न अगर चार्ट से होगा तो उसके भी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा, और अगर आपसे प्रोजेक्ट से होगा तो उससे भी मैं प्रश्न जल्दी ही लेकर एक वीडियो आने वाला हूँ। हाँ, लेकिन उस सभी की जानकारी के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यही थोड़ी सी बातें ज़रूरी थी। और हाँ, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, जब तक हम हैं तो क्या गम है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।